व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगी वो है ITR नॉट फाइल्ड। ITR नॉट फाइल्ड का मतलब सिर्फ पिछले साल का ही आपने ITR फाइल नहीं किया है, कहीं नहीं। अगर पिछले के पिछले सालों का भी आपने ITR फाइल नहीं किया है, ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, आपको पोर्टल पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है आपकी ITR फाइल करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे हम अपना ITR फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट एक्सपायर होने के बाद भी। वो कैसे फाइल करना है, उसमें क्या आपको करना है, थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट अगर आपके पास ऐसा कोई भी केस है कि आपका ITR मिस हो गया है एंड आपको रिटर्न फाइल करने की फिर भी रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे हम ITR फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट एक्सपायर होने के बाद। तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन ले जाके ITR फाइल करना बताऊंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। लाइक एंड शेयर तो आप एंड में जब आप मेरा वीडियो देख के सेटिस्फाइड रहेंगे तो उसे जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर। बट सब्सक्राइब तो आप अभी कर दीजिए क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं एंड मेरे वीडियो स्पेसिफिकली जब आप देखेंगे तो मैं उसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों कवर करती हूँ, सो दैट आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड जो भी उसका प्रोसेस है वो मैं आपको बता सकूं, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। सो मूविंग अहेड, मैं आपको बता दूं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइंस होती हैं एंड अगर आप उसको टाइमलाइंस में फॉलो करते हो, अपना ITR भर लेते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं ITR फाइल नहीं करेंगे रिफंड क्लेम नहीं होगा। आपके पास कोई लॉसेस ऐसे हैं जिसे आप आगे की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं। इस साल लॉस हो गया, अगले साल प्रॉफिट हो सकता है, तो उस प्रॉफिट पे टैक्स देने की बजाय आप इस साल का लॉस उसके साथ सेट ऑफ करके अपना जो टैक्स रिटर्न है उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हैं और ITR फाइल करोगे तभी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, आप फिर इसको क्लेम को नहीं ले सकते। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपके पास जेन्युइन रीजन है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ITR हम जानबूझ के मिस नहीं करते हैं डेडलाइन। हमारे पास डेफिनेटली कोई सिनेरियोज होते हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से हम ITR फाइल करना मिस कर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा जेन्युइन रीजन है जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने दोनों इस ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं एंड अदरवाइज भी अगर कोई आपके पास रीजन है तो आप उसे भी इन दोनों कैटेगरीज में जो मैं आगे बताऊंगी आपको, दोनों में फिट करके देख लीजिए कि कौन सा आपके लिए बेटर है एंड आप उससे अपना ITR फाइल कर सकते हैं। बहुत बार आपको लोन एंड वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें आपको अपना ITR बताना होता है। कई बार आपको पासपोर्ट वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, उसमें आपको बताना होता है कि आपके लास्ट ITR फाइल हुए हैं, यू आर टैक्स अबाइडिंग सिटीजन, और ये सारी जो चीजें होती हैं उसके लिए हमें हमारा जो ITR है वो बिल्कुल अप टू डेट रखना होता है। बट बाई चांस अगर आपने मिस कर लिया है फॉर वट एवर रीजन, तो ये वीडियो में आपको एंड तक रहना है मेरे साथ। इसमें मैं आपको दो ऑप्शंस बताऊंगी, ऑनलाइन ले जाके बताऊंगी कि आपको इसे कैसे फाइल करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनकम टैक्स लॉज जो है उन्होंने CBDT को ऑथराइज किया है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कह सकते हैं, उन्हें ऑथराइज कर सकते हैं कि वो ITR एक्सेप्ट कर लें एक्सपायरी डेट के बाद भी, एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट के बाद भी वो उसे एक्सेप्ट कर लें, सो दैट जो भी सिटीजन है उसे उसका एग्जेम्पशन मिल सके, जो कि एक वैलिड एग्जेम्पशन है, और अगर उसका कोई डिडक्शन मिस हो गया है तो वो दे सकते हैं रिफंड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके लिए CBDT ने ऑथराइज किया है। एक स्पेसिफिक सर्कुलर भी है, सर्कुलर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दो तरीकों से मैं आज आपको ITR फाइल करना बताऊंगी। एक है फाइलिंग ITR इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961।
ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है फाइलिंग आईटीआर आफ्टर अप्लाइंग फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119(2)(b। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है इस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं वेबसाइट्स पे, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड इसमें क्या पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड 142(1) मैं आपको बहुत ये भी एक्सप्लेन करूंगी। दोनों तरीके से हम करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वो नोटिस है जो आपका जुरिस्डिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर आपको सेंड करता है। अब जुरिस्डिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर कौन होता है? तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, आपका अगर कोई भी पुराना आईटीआर होगा तो आप उसे देख लीजिए, उसमें जुरिस्डिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर का उसमें कोड दिया होता है कि ये आपके असिस्टिंग ऑफिसर। तो वो असिस्टिंग ऑफिसर जो है, अगर वो चाहे कि वो आपसे आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, तो चाहे वो असेसमेंट ईयर खत्म हुआ हो या असेसमेंट ईयर खत्म ना हुआ हो, दोनों ही सिनेरियोज में वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, मेरा एक कर्सर जहां मैं आपको शुरू से ही बता देती हूँ। नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) कैन बी इशूड इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न बट द असिस्टिंग ऑफिसर वांट्स यू टू फाइल इट। तो असिस्टिंग ऑफिसर की इच्छा है कि आप फाइल करें अपना आईटीआर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) कैन बी इशूड can be issued even after the end of the relevant assessment year. Further, there is, ये बहुत importantly note कीजिए आप, further there is no maximum time limits of issue of notice under section 142(1) clause I of the act. ये सबसे important ध्यान में देने वाली चीज है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इस नोटिस की तरफ लेके चलती हूँ कि ये नोटिस कैसा होता है, कैसे आता है, उसमें क्या लिखा होता है और इसको हम कैसे फाइल करेंगे। दोस्तों 142(1) का जो नोटिस है वो एक्सक्लूसिव इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर्स में आता है। आपका जो जुरिस्डिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर है वो जब चाहे आपको 142(1) का नोटिस सेंड कर सकता है। उसको बहुत सारे रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं अभी आपको नोटिस की तरफ लेके चलती हूँ, तो दोस्तों ये है नोटिस, आप देख सकते हैं, ये जुरिस्डिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर ने भेजा हुआ है ये वाला नोटिस। तो ये जो नोटिस आया है आप पढ़ सकते हैं, नोटिस अंडर क्लॉज I सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आप देख सकते हैं ये वाला ही नोटिस का क्लॉज है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इन कनेक्शन विद असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18, you are required to prepare a true and correct return of your income in respect of which you are assessable under the Income Tax Act during the previous year relevant to the assessment year. यानी असेसमेंट ईयर 17-18 का उन्होंने नोटिस भेजा है, तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 का हमें आईटीआर भरने के लिए वो कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी पुराना आईटीआर है जो वो चाहते हैं हम भरें। The said return of income should be in appropriate form as prescribed in Rule 12 of the Income Tax Rules 1962. The said return of income is required to be furnished as per the conditions and manner prescribed in Rule 12 of Income Tax Rules. तो देखिए आप ये जो नोटिस देख रहे हैं, इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोई भी रीजन या कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है। उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के दिया है कि आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। दोस्तों ऐसा नोटिस आने से क्या होता है, आपकी पोर्टल पे एक फंक्शनैलिटी एक्टिवेट हो जाती है, ई प्रोसीडिंग्स में वो फंक्शनैलिटी आ जाती है। अब मैं जो आपको दो ऑप्शंस बता रही हूँ, सेक्शन 142(1) क्लॉज I और 119(2) क्लॉज B जो बता रही हूँ मैं, ये दो तरीके, ये दोनों ही अलग अलग टैब से फाइल होने वाले आईटीआर हैं। तो अभी जो हम 142(1) की बात कर रहे हैं, हम ई प्रोसीडिंग्स के टैब से जाके इसको, क्योंकि हमें नोटिस आया है इनकम टैक्स ऑफिसर से, तो हमें ये प्रोसीडिंग्स क्लोज करनी होगी। नोटिस का रिप्लाई प्रोसीडिंग्स क्लोज करके ही होगा। तो अब मुझे ये नोटिस आ चुका है, तो अब मैं इसके रेस्पॉन्स में इसी पार्टी को लॉगिन करती हूँ, अपने इस क्लाइंट को लॉगिन कर लेती हूँ। तो मैं अपने इस अकाउंट को लॉगिन कर लेती हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे
मैं अपनी डैशबोर्ड की स्क्रीन पर हूँ। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड रिटर्न्स एंड फॉर्म, इसमें मैं वर्क लिस्ट में जाऊंगी। वर्क लिस्ट में जाके फॉर योर एक्शन अगर आप देखेंगे तो ई असेसमेंट एंड प्रोसीडिंग क्लिक करेंगे। इसमें मेरा ये जो नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 यानी असेसमेंट ईयर 17-18 का नोटिस है। ये प्रोसीडिंग स्टेटस मेरे पास ओपन आ रहा है। अब मैं नोटिस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे सीधे ई प्रोसीडिंग्स, अब आप देखेंगे ई प्रोसीडिंग्स के टैब में ही हम सीधे डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते थे, बट मैंने आपको वर्क लिस्ट से ले जाके बताया, वो ज्यादा सिंपल होता है। अब अगर आप देखेंगे तो इस वाले नोटिस को हम यहाँ से जैसे ही हम ये नोटिस है, हम जैसे ही यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, सबमिट आंसर, तो इसमें ये देखिए आप ये जो स्क्रीन ओपन हो रही है इसमें बहुत क्लियरली आ रहा है टू सबमिट द रेस्पॉन्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) यू विल बी रीडायरेक्टेड टू ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पेज डॉट क्लिक ऑन कंफर्म टू कंटिन्यू। तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करते ही ये मेरे डिटेल्स आ गई हैं और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी ITR 6 या 7, आपको जो भी करना है, तो मैं इसमें 6 कर लेती हूँ सेलेक्ट। सो आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB? अगर आप ऑडिट की क्लॉज में आते हैं तो इसे चेक मार्क कर दीजिए, नहीं आते हो तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इन केस ऑफ ITR 6 or liable for audit under section 44AB, then return XML should be uploaded along with the signature file generated using registered and valid DSC। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करते ही ये मुझे वो प्रोसेस पूछ लेगा जिससे कि हम अपने रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सो अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो प्लीज चेक द प्रीफिल्ड डेटा बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो प्लीज इंश्योर द रिटर्न XML इज प्रिपेयर्ड विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूटिलिटी मेड अवेलेबल इन द ई फाइलिंग पोर्टल। आपको लेटेस्ट वाली यूटिलिटी यूज करके ही XML जनरेट करनी है। If the return XML has been prepared with an earlier version, kindly ensure to download the latest utility and import the XML file into the same and regenerate the return XML before its upload। देखिए कितना क्लियरली इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। अगर आपने XML पहले बना ली है और वर्जन चेंज हो गया है तो आप नए वर्जन में उस XML को इंपोर्ट कीजिए और फिर उसके बाद वहीं से उसे रीजनरेट कर लीजिए, तो वो जो XML है वो नए वर्जन में आपकी जनरेट होगी। एंड आपको एक चीज पे यहाँ पे चेक मार्क जरूर करना है, वरना वो कंटिन्यू आपका हाईलाइट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू हाईलाइटेड नहीं है, आप आई एग्री कर दीजिए, कंटिन्यू हाईलाइट हो गया है। आई एग्री टू चेक ऑल द प्रीफिल्ड डेटा, पर्सनल इनकम डिडक्शंस, बैंक अकाउंट, टैक्स डिटेल्स एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू रिपोर्ट द करेक्ट डिटेल्स। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू करते ही अब देखिए ये ऑर्डर नोटिस नंबर इसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। आपको यहाँ से अगर आपके पास XML फाइल है तो आप यहाँ से उसे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद वो आपको ITR फाइल करने देगा, तो मैं इसे चूज कर लूंगी। मुझे अभी ये फाइल नहीं करना है क्योंकि मुझे इसमें DSC भी लगाना है। क्लिक हियर टू डाउनलोड द DSC यूटिलिटी, आप यहीं से DSC की यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जो हम हर ITR 6 को फाइल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको इसीलिए बताया है क्योंकि आपके पास यहाँ पे 142(1) का नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस आपको इनकम टैक्स ऑफिसर भेजता है, आपका जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर सेंड करता है। जो बिल्कुल आपका मेन हियरिंग ऑफिसर है वो आपको ये वाला नोटिस सेंड करता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर की फाइल लगानी है एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो मैं आपको यहाँ तक लेकर जा गई हूँ। मैं अभी इसे सबमिट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं कर दूंगी कुछ फॉर्मेलिटीज और पूरी करके। नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सेक्शन 142(1) क्लॉज आई का नोटिस बहुत ही अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको 142(1) पे कोई क्वेरी नहीं हो तो हम आगे चल रहे हैं। अब हम आते हैं हमारा सेक्शन 119(2)(b) पर। दोस्तों ये वो सेक्शन है जिसमें आप एक एप्लीकेशन भेजते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें आप उसमें रीजन लिख के देते हो कि मेरा जो रिटर्न है वो मैंने फाइल नहीं किया, इस रीजन से फाइल नहीं किया, और मेरा इतना रिफंड है या मेरे इतने लॉसेस है जिससे मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, रिफंड क्लेम नहीं कर पाया, डिडक्शन नहीं मिला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉन्डोन करें, मेरा डिले कॉन्डोन करके मुझे रिटर्न फाइल करने की परमिशन दे।
दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों में डिफरेंस। सेक्शन 142 1 क्लॉज आई का डिफरेंस एंड 119 2 क्लॉज बी का डिफरेंस आप देख लीजिए। वहां से इनकम टैक्स ऑफिसर खुद आपसे कह रहा है कि आप अपना आईटीआर फाइल कीजिए। 119(2)B में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हमें आईटीआर फाइल करने दीजिए कॉन्डोनेशन के साथ। दोनों ही सिचुएशन में आपको अपना आईटीआर फाइल करने मिल रहा है, प्रोवाइडेड दोनों ही केसेस में आपका जो है आईटीआर जो है वो ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है एंड दोनों सिनेरियोज में आप अपना आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं। इसी सेक्शन 119(2)B को एम्पावर करने के लिए सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर 9/2/2015। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं कि किस सिनेरियो में आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना है, वो सारी चीजें हैं। तो अगर आपका अमाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो उसमें मॉनिटरी लिमिट था कि आपको एप्लीकेशन किसको बनाना है। एक बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन आपको ड्राफ्ट करनी है। अगर आपको एप्लीकेशन ड्राफ्टेड एप्लीकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दूंगी। कि आप मुझे कमेंट्स में ये भी लिखेगा कि किस वजह से आपने मिस कर दिया या कोई और भी वजह हो, तो आप मुझे वो सारी डिटेल्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको वो एप्लीकेशन ड्राफ्टेड एप्लीकेशन दे दूंगी सो दैट आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाए। तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, आप तुरंत कर पाएंगे। तो अगर आपका जो क्लेम है, जो अमाउंट ऑफ क्लेम जो आप रिफंड का क्लेम करना चाह रहे हैं या आप अपने लॉसेस का क्लेम डालना चाह रहे हैं, अगर वो 10 लाख तक लिमिटेड है, यानी 0 से लेके 10 लाख तक, 1 रुपी से लेके 10 लाख तक अगर आपका आ रहा है, तो आप उसे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को आपको वो वाला एप्लीकेशन मार्क करना है डिपेंडिंग ऑन दी मॉनिटरी लिमिट। तो इस सर्कुलर में सबसे बेसिक जो पॉइंट था वो ये था, जैसे मैंने इसमें कवर किया है। Where the amount of claim is more than rupees 10 lakhs but less than rupees 50 lakhs, यानी 10 लाख तक आपको कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी है। 10 लाख के ऊपर अप टू 50 लाख तक, 10 से लेके 50 लाख तक है, तो आपको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को आपको ये एप्लीकेशन देनी है। और अगर आपका क्लेम 50 लाख से ज्यादा है, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन क्लाइंट है, कोई एनआरआई क्लाइंट है या कोई भी है, तो अगर वो उनका मिस हुआ है, कोविड में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, इसीलिए ये वीडियो में बना रही हूँ। कोविड में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से लोग अपनी इन डेडलाइंस को मिस कर गए हैं। सो अगर आप इन चीजों में आ रहे हैं या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोविड पैंडेमिक। ये वाला वीडियो ये सदा बाहर होने वाला है, क्योंकि कभी भी अगर आपका आईटीआर मिस हो गया है ना, आप डेडलाइन मिस कर चुके हो, ड्यू डेट एक्सपायर होगी, तो ये वीडियो की कोई एक्सपायरी नहीं है, ये हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर 50 लाख के ऊपर का क्लेम है तो आपको सीधे सीबीडीटी को, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, इनको आपको एप्लीकेशन देनी है। इसमें कुछ और दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। टैक्स पेयर जो है, एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डीले अंडर सेक्शन 119(2) क्लॉज बी, आप ये कभी भी कर सकते हैं 6 साल के अंदर अंदर, विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर आपका अगर आज का है, मतलब 2021 असेसमेंट ईयर है, तो आने वाले 6 साल, मतलब 6 साल के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन कर देना है। कभी भी आपको रियलाइज, 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है, जब भी आपकी आंख खुले आप तुरंत एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा मिस हो गया। तो आप चेक कर लीजिए, अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर पिछले 6 साल तक अगर आपका कोई आईटीआर फाइल नहीं हुआ है, किसी में रिफंड है या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, मिस हो गया है, तो आप आज की डेट में भी उस पुराने चीज को वापस लाकर अपने रिटर्न्स को स्मूथ कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देख लीजिए, द अथॉरिटीज शुड एक्सेप्ट एंड क्लोज और रिजेक्ट such cases within 6 months from the end of the month in which they receive the application. तो आप ये जो टाइम लिमिट्स जो डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेसिफाइड होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि नेवर एंडिंग वाला कोई केस ही नहीं होता है। देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे, ऐसा डिपार्टमेंट कर ही नहीं सकता है। उनके पास एक टाइम लिमिट फिक्स्ड है कि आप उन्हें 6 मंथ के विद इन ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी ही है।
आप तो सीधे सीधे बढ़िया सी एप्लीकेशन जो मैं आपको दूंगी, या आप अगर खुद भी लिख लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। उसको ले जाके सीधे आयकर सहायता केंद्र में रिसीव कराइए सेक्शन 192B को हाईलाइट करके, एंड देन आप देखिए कि विद इन 6 मंथ वो आपको आपका आईटीआर फाइल करने की फॉर्म। तो थ्योरी पार्ट अब मेरा हो गया है, मैं आपको पोर्टल पे लेके चलती हूँ कि हम इसे कैसे फाइल करेंगे। तो पोर्टल पे मैं जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी कि हमें इसे कैसे करना है। तो फिर चलते हैं अपने पोर्टल पर। सो मैं जाऊंगी अपने डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पे फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाऊंगी। देन आई विल सेलेक्ट 1011 आईटीआर फॉर्म। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ITR 6 आ रहा है। अब ये देख लीजिए, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया मैंने 10/11, या अगर आप उसके बाद का भी सेलेक्ट करना चाहें तो ITR 6 और 7 दोनों का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइलिंग टाइप में आप देख लीजिए, इसमें आपके पास अंडर सेक्शन, अब आप ये देख लीजिए, पिछली बार जो हमने ITR फाइल किया था वो मैंने आपको ई प्रोसीडिंग के ऑप्शन से बताया था। अब जो हम फाइल कर रहे हैं वो हम ई फाइल नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइल होता है उस वाले ऑप्शन से जा रहे हैं। तो सेक्शन 119(2)B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डीले। तो जो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, वो एप्लीकेशन आपको अपने कमिश्नर को करना है, जो भी आपके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, आपका जुरिस्डिक्शन जिसमें आता है, जिन कमिश्नर के अंडर आता है, वहां आपको उसे अप्लाई करना है। विद इन 6 मंथ्स उन्हें उसे डिस्पोज ऑफ करना ही होता है। तो आप 119(2)B में आप ये जो आपको जब वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट, आपके सिनेरियो को करके, हो सकता है वो आपको बुला भी ले पर्सनल हियरिंग के लिए एक बार, तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका अमाउंट इतना बड़ा है कि आपको रिफंड चाहिए या आपको कैरी फॉरवर्ड अपलॉस करना है, तो आई डोंट थिंक कि आपको जाने में कोई हर्ज होना चाहिए। आप जाइए, कोई कहीं कोई क्वेरी आती है, आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज आंसर। आप देख लीजिए मेरे सारे वीडियोस में मेरे सारे कमेंट्स के आंसर्स आपको मिलेंगे, बिकॉज आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मेरा नॉर्मली एक व्यू होता है कि जब हम कोई चीज बता रहे हैं तो उसे फुल एंड फाइनल बताएं, आधा अधूरा इज नॉट गुड। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी क्वेरी, डिपेंडिंग अपॉन माय वर्क लाइन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, में सोच के रखती हूँ कि मुझे अपनी क्वेरीज का आंसर देना है, कमेंट्स का रिप्लाई देना है। सो जब आप अपना वो एप्लीकेशन बनाएंगे, भेजेंगे, सबमिट करा देंगे, जिस डेट को उन्होंने रिसीव किया है, काउंटडाउन वहां से 6 महीने का शुरू हो जाता है। विद इन 6 मंथ्स वो आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। स्पीकिंग ऑर्डर पास होते ही वो आपके इस पोर्टल पे आ जाएगा। फिर अंडर सेक्शन 119(2)B का आप सबमिट करोगे। यहाँ पे वही ऑप्शन है, आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। अगर आप नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आ गया है, आई एग्री पे आप चेक मार्क करेंगे, मैं कंटिन्यू करूंगी इसे। उसके बाद आप देखेंगे ये जो स्क्रीन है ना, अब क्योंकि मैंने इसमें 119 में अप्लाई ही नहीं किया है, इसीलिए वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। बट देन अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नोटिस का नंबर आपको देना है। जो भी आपका स्पीकिंग ऑर्डर आता है उसमें आपके पास ऑर्डर का नंबर आता है, उस ऑर्डर नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे, एंड बाकी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। बहुत सिंपल, एक नॉर्मल रिटर्न आप जैसे फाइल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये प्रोसेस है। तो मैंने आपको, आप फिर इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, DSC लगाना है लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपको आप कौन से ITR को अपलोड कर रहे हैं, ITR 6, 7 जिसमें DSC का रिक्वायरमेंट होता है, आप वो देख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना ये ITR सबमिट कीजिए। तो आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 142(1) क्लॉज आई एंड सेक्शन 119(2)B में आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट ऑफ योर रिटर्न। तो दोनों में अंतर यही है कि सेक्शन 142(1) में 142(1) क्लॉज आई में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका जुरिस्डिक्शनल एसिस्टेंट ऑफिसर नोटिस भेजता है कि आप अपना ITR फाइल कीजिए। एंड सेक्शन 119(2) क्लॉज B में आप देखेंगे कि आप एप्लीकेशन करते हो डिपार्टमेंट को
कि मेरा जो है रिटर्न को आप जो डिले हो गया है उस पीरियड को आप कॉन्डोन कीजिए और मुझे आईटीआर फाइल करने की अनुमति दीजिए। दैट्स अ प्रेयर जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, क्योंकि फाइनली रिजल्ट ये है कि आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप अपना आईटीआर बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। तो आप ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आईटीआर की डेडलाइन मिस कर दी है, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं, रिफंड क्लेम नहीं कर पाए हैं, डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाए हैं। सो आप अपने रीजंस को आप ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आपको एडजॉर्नमेंट वो कॉन्डोनेशन ऑफ डीले का नोट एप्लीकेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। आई होप दिस वॉज यूजफुल, वेरी यूजफुल। एंड अभी सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, सिंस इन द बिगिनिंग मैंने आपसे कह दिया था। सो बेल बटन आइकन जरूर प्रेस